हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी कमेंट के हिसाब से लीवर और साधारण मशीन का जो हमारे न्यूमेरिकल्स है, जो जितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं एएलपी में, उसको आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चंस को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि 30 केजी और 15 केजी वजन वाले दो बच्चे झूले शीशे के एक तरफ आलम से क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। एम केजी का एक लड़का झूले शीशा झूले जो होता है एक शीशा होता है कि मतलब एक शीशा उसको बोलते हैं झूले को, कि दूसरी तरफ आलम से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है और झूला शीशा संतुलन की स्थिति में है, तो एम का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर हो रही बात? ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि जो शीशा है ना, देखते हैं कि शीशा का मतलब समझ रहे हैं आप, एक पॉइंट जो होता है फिक्स वाला, यहाँ फिक्स पॉइंट होता है और एक यहाँ बच्चा बैठा होता है और एक यहाँ बच्चा बैठा होता है। समझ बात आ रही है? तो ये शीशा होता है, आप शीशा जो झूला बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बीच में फिक्स होता है इसका, है ना, बीच में क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, इसी को बोल रहा है। तो यहाँ पे हमने जो आलम्ब है, ये कह रहा है कि एक तरफ आलम्ब से क्रमशः यानी आलम्ब है, इस आलम्ब बिंदु के परत ये हमारा शीशा झूला क्या है, फिक्स है, हमने फिक्स कर दिया। क्लियर हो रही है बात? फिक्स कर दिया। कह रहा है कि दो बच्चे बैठे हैं, एक 30 केजी का, एक 15 केजी का। ठीक है, कह रहा है कि जो 30 केजी का जो लड़का बैठा है एक तरफ आलम से क्रमशः, मतलब इसमें जो आलम से जो 30 केजी का लड़का बैठा हुआ है वह 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ मीटर, 1 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। कितना? 1 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। क्लियर? बात को समझिएगा, 1 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। ओके, फिर इसके बाद कह रहा है जो 15 केजी वजन वाले जो लड़का है वो कितने डिस्टेंस पे है, 1.2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो 15 केजी और ये आलम के एक ही तरफ है, देख रहा बोल रहा है ना कि एक तरफ आलम से क्रमशः, मतलब एक ही तरफ आलम के हैं, ये दोनों लड़के बैठे हुए हैं। 15 केजी का जो बैठा है, जो आलम से जो हमारी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, जो आलम से जो हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी, जो आलम से डिस्टेंस है हमारी 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर डिस्टेंस पे है। क्लियर? ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे तभी समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो एम केजी का एक लड़का झूले शीशा के दूसरी तरफ आलम से, ये दूसरी तरफ आलम से बैठा हुआ है। मान लीजिए एम केजी का कोई लड़का यहाँ बैठा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पे, 1.2 मीटर की डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। तो कह रहा है कि यही एम का मान ज्ञात कीजिए, एम का मान ज्ञात कर लीजिए। डायग्राम बन गया, आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए हमने जो थ्योरी वाली क्लास में बताया था कि जो आपका आधुर्नो का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है कि जितने भी हमारे जो फोर्सेस लगते हैं, जितने भी हमारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगते हैं, तो क्लॉकवाइज को एक तरफ लिख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ लिख लेते हैं, दोनों का सम करके और क्या करते हैं, जीरो के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा जो दो फोर्सेस लग रहा है, समझिएगा बात को, ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आधुनिक का सिद्धांत वाला, कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, आप कर लीजिएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन समझिए, चाहे 2 मिनट लगे हैं चाहे 5 मिनट लग जाए। ठीक है, समझिए पहली बात को। जो 15 केजी का है, अगर हम आलम के परत घुमाएंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। इस आलम के परत अगर हम मूवमेंट करेंगे और 30 केजी का भी मूवमेंट करते करेंगे तो इस वाले डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। और जो एम एम केजी वाला है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा आलम के परिता। इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब जो 15 केजी वाला वेट है हमारा, इसका डिस्टेंस कितना है, टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी, मतलब टाउ बराबर बल आघूर्ण बराबर एफ इंटू डी, बल बल इंटू बल की बीच की दूरी। तो कितना, 15 केजी का बल लग रहा है 1.2, यानी 15 गुणा 1.2 इसकी डिस्टेंस, और प्लस 30 गुणे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 30 गुणा 1 बराबर एम गुणे जितना डिस्टेंस है 1.2 इक्वल टू कर दिया। क्यों? क्योंकि क्लॉक वाइज को एक तरफ, एंटी क्लॉक वाइज को एक तरफ। क्लियर? चलिए, अब कुछ नहीं है, अब सॉल्व हो गया आपका। 15 में अगर 1.2 का मल्टीपल करेंगे तो 18.0 आ जाएगा, 180 आएगा, बट पॉइंट लगाए तो ये हो जाएगा 0.0, प्लस 30 का मल्टीपल 1 में करेंगे 30 हो जाएगा, बराबर 1.2 मीटर। क्लियर? तो 1.2 मीटर बराबर हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 48, तो m बराबर 48 बटा 1.2। इसका मतलब अगर आप सॉल्व करेंगे 12 चौक 48 होता है, बट यहाँ पॉइंट लगाए, एक जीरो ऊपर हो जाएगा तो 14, तो m बराबर 14 kg। इसका मतलब कि m का जो मान होगा कितना होगा, 40 kg इज द राइट आंसर। आपको बात समझ में आ रही है? बात समझ बिल्कुल आ गई। चलिए, इस क्वेश्चन को नहीं समझा फिर से एक बार देखिएगा आप लोग। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण दीजिए। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? ठीक है, एक पहिए का ठेला या व्हील बैरो या कैंची, बर्फ उठाने वाली चिमटी या देखिए, एक पहिए का जो ठेला है इसको व्हील बैरो भी बोलते हैं, व्हील बैरो। और एक चीज़ समझ आइए, एक पहिए का ठेला तो बहुत एग्जाम्पल, बहुत क्वेश्चंस में दे दिया कि एक पहिए वाला ठेला, सब याद कर लिए एक पहला, लेकिन जब व्हील बैरो दे देगा बहुत लोग इससे कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि एक पहिए वाला ठेला को व्हील बैरो भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन कैंची। बर्फ उठाने वाली एक चिमटी आती है, इसको आइस टोंग बोलते हो, आइस टोंग, टंग बोल दीजिए, आइस टोंग बोल दीजिए, है ना, आइस टोंग बोलते हैं। ठीक है, अब बर्फ उठाने वाली चिमटी तो सब जानते हैं कि होता है यार, देखा हूँ, लेकिन अगर आइस टोंग बोल देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे बच्चे कि आइस टोंग किस क्या कह रहा है। सरौता, सरौता इसको नट क्रैकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नट क्रैकर भी बोलते हैं। तो मुझे क्या बोल रहा है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के बारे में पूछ रहा है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के बारे में बता देंगे कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, कैंची होता है। अब कैंची कैसे होता है? देखिए, हमने थ्योरी क्लास में बोला था कि जो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं, है ना, ये हमारा एक छड़ है, और ये जो है आलम्ब जो होता है हमारा एक फिक्स पॉइंट पर होता है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट पर होता है। यहाँ पे जो हमारा ये फलक्रम हमारा P लगता है, और यहाँ पे कोई लोड हमारा W लगता है। क्लियर? हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे जो ये जो पॉइंट पे हमने C माना था, इस वाले पॉइंट पे A माना था, और जहाँ पर हमारा फोर्स लगता है B माना था। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक पे हमेशा मिड पॉइंट फिक्स रहता है। तो कैंची क्या हमेशा फिक्स, बिल्कुल फिक्स है। कैंची आपका सिंबल ऐसे होता है और इस तरह का होता है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा ये कैंची हो गया। तो कैंची का जो मिड पॉइंट है ना, ये फिक्स है। इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट फिक्स होगा वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आएंगे। क्लियर हुआ बात? नहीं हुआ? जिस ऑब्जेक्ट का मिडिल पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होगा, आलम जो होगा फिक्स होगा, तो वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आएंगे, यानी कैंची इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात? मैं समझाने को फ्रेंड बहुत अच्छा मतलब समझा दूं। अब प्रथम श्रेणी का यहीं द्वितीय तृतीय सब बता दूं, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, आप लोग सीन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ शॉर्ट वीडियो में ही पूरा क्वेश्चन में करा दूं। ठीक है, अब देखिए, द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक होता है, कैंची इज द राइट आंसर होगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आपके आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? सरौता आ जाएगा, नींबू निचोड़ने की मशीन। क्या आ जाएगा? सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन आ जाएगी। तृतीय प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं? चिमटा होता है, स्टेपलर होता है। देखिए, ये क्वेश्चन से याद रखिएगा, चिमटा और स्टेपलर दोनों होते हैं। ठीक है, और द्वितीय में सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन। तो कैंची क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस घिरनी प्रणाली यानी पुली सिस्टम की दक्षता ज्ञात कीजिए, यानी इफिशिएंसी ज्ञात कीजिए, जिसका यांत्रिक लाभ 2.5 दिया है, और जहां रस्सी को 10 मीटर खींचने पर भार 2 मीटर ऊपर उठता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए, पहले हम दक्षता निकालने के लिए दक्षता का फार्मूला जो होता है हमारा, जो दक्षता का जो फार्मूला होता है, यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात गुणा 100, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात गुणा 100, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, और वेग अनुपात बराबर क्या होता है? y अपान एक्स। ठीक है, y अपान एक्स होता है। वेग अनुपात बराबर y बाई एक्स होता है। ठीक है, y बाई एक्स क्या है? लगाया गया प्रयास बटे उठाया गया भार। हमने आपको एक बताया था डायग्राम में। चलिए इस वाले डायग्राम में हम समझ चलते हैं। जैसे ये कोई हमारी पुली है, ठीक है, तो पुली है जो हमारा ये वेट है। ठीक है, तो जब हम इसको पी पॉइंट है, अगर हम इसको खींचे तो नीचे खींचेंगे इसको हम, तो नीचे खींचेंगे तो पहले इस पोजीशन पे पी था, नीचे खींचेंगे तो वाई हमारा प्रयास लग गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ वाई। जब इसको हमने प्रयास लगाया तो जो लोड है हमारा, तो लोड यहाँ पर था पहले, तो लोड जब हम उसको खींचेंगे तो लोड हमारा ऊपर जाएगा, यानी वेट है कितना ट्रोल कर लिया, एस डिस्टेंस ट्रोल कर लिया। तो इस वाई को हम क्या बोलते हैं? इस वाई को लगाया गया प्रयास और उठाया गया भार। एक्स को क्या बोलते हैं? उठाया गया भार, और वाई को लगाया गया प्रयास बोलते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट के बारे में बात करते हैं। हम सब पूरा डिटेल्स में थ्योरी वाला क्लास में बताए हैं। थ्योरी क्लास देखिए, उसके बाद ये थ्योरी क्लास देखने के बाद ये सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस, उसके बाद 100% एग्जाम में जाइए, क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को यहाँ हम देखते हैं। इस वाले 3 वाले नंबर को देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए 3 वाले नंबर्स को देखते हैं। अब वेग अनुपात बराबर y अपान एक्स होता है। तो कह रहा है कि y अपान एक्स क्या है? मैं बता दें, लगाया गया प्रयास मतलब जितने रस्सी को हम खींचेंगे। तो कह रहा है जहाँ रस्सी को 10 मीटर खींचने पर भार 2.5 मीटर ऊपर उठ जाता है।
तो y अपान एक्स बराबर कितना मीटर खींचा 10, कितना ऊपर गया तो 2.5। जब इसको सॉल्व करेंगे 10 अपान 2.5 को आप सॉल्व मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। यांत्रिक लाभ कितना दिया है 2.5 मीटर दिया हुआ है, 2.5 मीटर दिया हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात इंटू 100, तो यांत्रिक लाभ 2.5 है ना बटा 2.5 हो जाएगा और वेग अनुपात कितना है 10 बटा 2.5। ये 2.5 ऊपर चला जाएगा तो 2.5 मल्टीपल 2.5 बाई 10। इसका जब करेंगे 25 इंटू 25 10 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, ये भी 10 नीचे आएगा, पॉइंट हटाएंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, 5 दूना 10 50 25, 5 दूना 10 50 25, तो 10 आ जाएगा। 25 बटा 2 दूना 4 ये 40, 25 बटा 40 इंटू 100, 25 बटा 40 इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 125 बटा 2 आएगा। तो 125 बटा 2 को अगर मैं डिविजिबल करूँगा 2 छके 12, 2 दूना 4, 62.5 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? आप भाग दे दीजिएगा, 2 छके 12, 2 चौका 8, अरे 2 चौका सॉरी 2 दूना 4 और पॉइंट फिर 5। ठीक है, इसको फटाक से किया जाता है, एग्जाम में इतना लेट नहीं किया जाता। ये तो मैं आपको पता है फ्रेंड, मैं यहाँ पे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, यहाँ पे ही क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता, बट क्या है कि आपको समझाने के लिए कैसे हुआ, जो जिसका बेसिक भी नहीं क्लियर है ना वो समझ जाएगा कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 रहा क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक क्वेश्चन वैसे ही लेकर आए हैं, एक चरखी प्रणाली पुलिस सिस्टम की दक्षता है ना, इसकी बोल रहा है एक चरखी जो है प्रणाली पुलिस सिस्टम की दक्षता का पता लगाया गया है जिसका यांत्रिक लाभ 3.6 मीटर है और जहां रस्सी को 8 मीटर खींचने पर जो भार होता है 1.6 मीटर ऊपर उड़ जाता है। सेम क्वेश्चन 3 का है ये 4 नंबर। इसमें हम क्या पता है, दक्षता बराबर होता है यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात इंटू 100। यांत्रिक लाभ बराबर होता है W/P, भार बटा आयास होता है उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास। अब वेग अनुपात बराबर होता है Y/X, हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम तेजी से लेकर चलेंगे। अब देखिए वेलोसिटी रेशियो, अब देखिए हम इंग्लिश में कर दिए, वेलोसिटी रेशियो मतलब वेग अनुपात बराबर होता है कितना, 8 मीटर हमारा ऊपर हो जाएगा और 1.6 मीटर नीचे हो जाएगा। क्लियर, 8 मीटर हमारा ऊपर हो जाए क्योंकि 8 मीटर हम खींच रहे हैं और 1.6 मीटर ऊपर उठ रहा है, तो 8 मीटर अपान 1.6 मीटर, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 5 मीटर आएगा इसका। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। क्लियर, अब हम मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 3.6 मीटर यहाँ दिया हुआ है। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है यांत्रिक लाभ, 3.6 मीटर दिया हुआ है। तो दक्षता कैसे निकालेंगे, तो दक्षता बराबर होता है यांत्रिक लाभ यानी 3.6 यांत्रिक लाभ बटा क्या होता है वेगानुपात, तो 3.6 इंटू 5 इंटू 100, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 360 बटा 5 को, तो 72% इज द राइट आंसर। 72% इज द राइट आंसर। क्या करेंगे 360 बाई 5, तो इसको सॉल्व 5 7 35, 5 7 35 हो जाएगा, 10 5 दूना 10, 75%, यानी डी वाला ऑप्शन आपका 72%, सॉरी 72%, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाती है ना आपको क्वेश्चंस में तो आप बता दिया करिए, क्योंकि मतलब सर अगर कुछ निकल गया, अब मैं 75 बोल दिया है ना, तो 7 लिखा है 72, तो कभी हो जाता है फ्रेंड, जल्दी वीडियो को अपलोड करने में, ये करने में तो हो ही जाता है। तो यहाँ 72 लिखा है, मैं 75 बोल रहा हूँ, तो इसका ध्यान है, इसका कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यदि किसी मशीन पर भार L और भार द्वारा तय की गई दूरी LD है तो भार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी मशीन पर भार L है ना, यदि किसी मशीन पे क्या है, भार हमारा L लग रहा है, भार L है और भार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, LD है, तो भार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य W बराबर F इंटू डी है ना, F इंटू डी, तो F मतलब F इंटू डी, तो दूरी LD और ये L दोनों को गुणा करेंगे, L इंटू LD। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, तो L इंटू LD ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। चलिए 6 नंबर देखते हैं। क्लास फर्स्ट लीवर में जो प्रयत्न होता है, प्रयत्न यानी इफर्ट की दिशा क्या होती है, तो इफर्ट की दिशा एक ही दिशा में होता है। इफर्ट की दिशा क्या होती है, एक ही दिशा में प्रयास होता है, एक ही दिशा में प्रयास होती है। क्लियर, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान में रखें।
द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का हमेशा यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा होगा और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। इस बात को ध्यान रहे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? आपको हमने क्या बताया अभी हमने आपको बताया कि जो द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं, जैसे आपका नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता, कागज में सुराख की मशीन इत्यादि, जो इसका यांत्रिक लाभ होता है सदैव 1 से अधिक होता है और तृतीय उत्तोलक का मान जो होता है सदैव 1 से कम होता है। जैसे किसान का हल हो गया है ना, तृतीय में आपका किसान का हल आ जाएगा, चिमटा आ जाएगा, मनुष्य के हाथ की कोहनी आ जाएगी। तो इस तरह ये सारी चीज़ें हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट और कार्य इनपुट होता है। तो ये देखिए, कार्य आउटपुट और कार्य इनपुट का जो मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है हम आपको समझाएंगे कि कोई भी कार्य करते समय, है ना, तो घर्षण जब होता है उसमें क्या होता है, जब घर्षण होता है तो क्या होता है उस कंडीशन में। जैसे ये हमारी पुली हो गई, तो हमने क्या किया कि प्रयास हमने पी लगाया, तो ये कुछ हमारी डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, कौन, हमारा जो वेट है, हमारा जो भार है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस पर हमने इनपुट क्या दिया, इनपुट हमने दिया P इंटू वाई, आउटपुट क्या दिया W इंटू एक्स दिया। क्यों? अब भाई जब हमने इसको खींचा तो P यहाँ बल से खींचा तो Y इसके डिस्टेंस, तो P गुणे वाई, ये इनपुट दिया। आउटपुट क्या निकला कि ये जो वेट है हमारा एक्स डबल कर लिया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स हो जाएगा, सॉरी W इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर बात? तो कह रहा है कि जो हमारा आउटपुट होता है ना, कार्य इनपुट से क्या होगा, जो हमारा आउटपुट होगा तो कार्य इनपुट से क्या होगा, ये हमेशा क्या होता है, कम होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, हमेशा कम होगा। क्या होगा, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट जो होता है कार्य इनपुट से हमेशा कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। तो आउटपुट जो होता है कार्य इनपुट से हमेशा कम होता है, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर ओके फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक जो हमारी वीडियो थी हीट एंड टेम्परेचर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने गलत बोल दिया था। एक धातु की छड़ का जो प्रतिरोध होता है वो कह रहा था कि के अलावा निम्न में से सभी पर, किसके अलावा निम्न में से सभी पर निर्भर करता है, तो घनत्व के अलावा सब पे निर्भर करेगा। तो ए वाला ऑप्शन था, आप इसको देख लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर, लंबाई, क्यों, क्योंकि आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो चालक की प्रकृति पर निर्भर, चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, तापमान पर करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का, इन चारों प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि आर बराबर रो इंटू एल बाई होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई और उसकी प्रतिरोधकता। क्लियर हुआ? तो इस पर निर्भर करता है। और इसके बाद एक दो क्वेश्चन और, इतने सिंपल क्वेश्चन थे फ्रेंड, जल्दी रिकॉर्ड करने में वो मैं गलत बोल दिया और वहाँ पे बोल भी दिया था गलत, कि ठोस वस्तुओं गर्म करने पर घनत्व क्या होता है। तो हमेशा ठोस वस्तु को गर्म करने पर हमेशा जो डेंसिटी होगी कम होती है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रहे हैं। उसके बाद सामान्यतः किसी भी द्रव का घनत्व ताप बढ़ने पर क्या होता है, कम होता है। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम थे, हमने दोनों को मतलब कि वो बता दिया था कि बढ़ेगा बिल, ये तो मतलब ही नहीं बनता फ्रेंड, बढ़ने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ठोस वस्तु आप दिमाग से लगाइए कि ठोस वस्तु है, कोई गर्म करेंगे तो मेल्ट होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, उसके मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, जब मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे तो डेंसिटी ऑटोमेटिक कम होनी है। क्लियर हुई बात? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको डिस्कस करना था, 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड वीडियो को छोड़ा मत कीजिए, वीडियो को देखा कीजिए। मान लीजिए इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो मैं अगले वीडियो में उसको सुधरवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन के बाद आपके आते हैं, हम 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8वां जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 2 लीवर के संबंध में क्या होता है। तो क्लास 2 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्लास 2 के लीवर में हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है। प्रयत्न जो होता है, जो इफर्ट होता है, लोड और आधार के बीच में होता है। आधार प्रयत्न के नज़दीक होता है, लोड प्रयत्न और आधार के बीच में होता है। प्रयत्न मतलब इफर्ट, है ना, इफर्ट, प्रयत्न मतलब इफर्ट। तो क्लास 2 में देखिए फ्रेंड्स, हमने जो बात किया था, यहाँ पे अगर एक मान लीजिए हमारा जो यहाँ फिक्स पॉइंट था, यहाँ फिक्स पॉइंट था, तो ये प्रथम श्रेणी का हो गया था, है ना। बट द्वितीय श्रेणी में क्या होता है कि हमारा जो होता है लोड होता है, हमारा बीच में वर्क करेगा, ये वाला हमारा इंड पॉइंट ये फिक्स होता है ना, इंड वाला फिक्स होता है, यानी फलक्रम आपका फिक्स होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो होगा एक आपका प्रयास लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि जहाँ लोड जो होता है प्रयत्न और आधार के बीच में होता है वो क्लास 2 के लीवर होते हैं। किसके होते हैं? क्लास 2 के लीवर होते हैं। इस बात को ध्यान रहे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लास 3 लीवर में क्या होता है? तो क्लास 3 लीवर में क्या होता है? तो क्लास 3 लीवर में जो होता है प्रयत्न जो होता है लोड और आधार के बीच में होता है। प्रयत्न मतलब इफर्ट। क्या होता है? प्रयत्न मतलब इफर्ट। ठीक है। अब देखिए इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। देखिए पहले श्रेणी में क्या होगा? पहले श्रेणी में जो होगा आपका एफ डब्ल्यू पी, इसको याद रखिएगा, एफ डब्ल्यू पी का मतलब होता है, पी का मतलब, एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब फलक्रम का मतलब आलम्ब। तो जिसमें आलम्ब बीच में होगा, है ना, आलम्ब बीच में होगा, फलक्रम बीच में होगा, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होंगे। समझना बात को। जिसमें वेट जिसमें ज़्यादा होगा, जो फादर जी हैं वर्क करते हैं बट पावर लगा कर करते हैं बहुत। जो हमारे पिताजी हैं वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं, बहुत हार्ड करते हैं, पावर लगा के करते हैं, तभी वो काम हो पाता है। ठीक है। तो एफ डब्ल्यू पी का मतलब समझ जाइएगा। तो वेट जिसमें बीच में होगा, वेट जिसमें भार बीच में होगा, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। और जिसमें क्या होगा? क्या होगा? जिसमें जो प्रयत्न होगा, जिसमें जो एफर्ट होगा, जिसमें जो पी की, है ना, तो प्रयत्न लोड और आधार के बीच में, जो प्रयत्न मतलब इफर्ट, है ना, इफर्ट। तो इफर्ट जब बीच में होगा आपका, है ना, इफर्ट लोड और आधार के जब बीच में होगा तो आपका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होगा। तो इसे याद कर लीजिएगा, एफ डब्ल्यू पी। क्लियर हुई बात? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण क्या होते हैं? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण क्या है इसमें बताइए। आप बताइए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या होता है? कि इसमें तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? देखिए मछली पकड़ने वाली छड़, पहले देख लीजिए, मछली पकड़ने वाली छड़ क्या है? ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक? बिल्कुल नहीं है। तो मछली पकड़ने की छड़ ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक नहीं है। मछली पकड़ने की जो छड़ है ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। क्रिकेट का बल्ला, चिमटा तथा हथेली पर वजन रखने वाला हाथ, बिल्कुल ये हमने एडिशनल ऐड किया हुआ फ्रेंड्स। ये हमने इसलिए लिख दिया यहाँ पे कि आपको याद रहे, ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक उदाहरण। जैसे मछली पकड़ने वाली जो छड़ होती है, क्रिकेट का बल्ला होता है, चिमटा तथा हथेली पर वजन रखने वाला जो हाथ होते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस सभी क्या हैं? ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। क्लियर हो रही बात? और समझ बात आ रही है? ये तीनों आप इसको ध्यान रखिएगा। बस मैं क्वेश्चन को मैं ऐसे ही इसको लेकर आया था कि आप लोग याद रखें इस एग्जाम्पल को। ठीक है। नेक्स्ट, कार्य करते समय और डॉट दिया है कि प्रभाव के कारण मशीन का कार्य इनपुट से कम होगा। कब कम होगा? हमने क्वेश्चंस बताया था कि कार्य इनपुट से कब कम होता है? जब हमारा घर्षण की कंडीशन होती है तब हमारा आउटपुट इनपुट से कम होता है। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर देख लीजिए। 12 नंबर कह रहा है कि एक आदर्श मशीन काल्पनिक मशीन है जो क्या होती है? एक आदर्श मशीन काल्पनिक मशीन है जो क्या होती है? घर्षणहीन होता है। अगर मशीन क्या होगा? घर्षणहीन होगी। यदि मशीन घर्षणहीन होगी तो क्या होता है? मशीन जब घर्षणहीन होगी तो यहाँ पे 100% हमारा वर्क होगा, है ना, 100% वर्क होगा। इसलिए आइडियल केस में आपका आ जाएगा। यदि आदर्श मशीन है ना तो क्या आ जाएगी? तो ये घर्षणहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चंस की, है ना। कह रहा है कि 13वें नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि उस घिरनी प्रणाली का वेग ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 50% हो और इस पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता हो और 250 न्यूटन का भार उठाती है। ठीक है। देखिए वेग अनुपात पूछ रहा है, तो दक्षता कितना दिया है? 50%। भार कितना दिया है? 250। प्रयास कितना दिया है? 100। तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा यास, यानी 250/100 इसको कहिएगा तो 2.5 न्यूटन आएगा। ठीक है। और वेगानुपात बराबर क्या होता है? वेगानुपात अगर हमको निकालना है तो मैकेनिकल एडवांटेज अपन दक्षता से निकालेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया है? 2.5। दक्षता 50%, 50/100। इसको जब ऊपर जाएगा तो 250/50 आ जाएगा, यानी 5 इज द राइट आंसर। वेगानुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए
एक साधारण मशीन जिसकी यांत्रिक लाभ दिया है 40 और वेगानुपात दिया है 50, दक्षता क्या होगी? तो दक्षता निकालने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100, तो 40 अपन क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिए 1 0 से 1 0, 5 से कम 5, 5 दूना 10 0 और 20 चौको 80, यानी 80% इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 मीटर लंबी छड़ ए और बी, ये कह रहा है कि 2 मीटर लंबी छड़ ए बी सिरे ए से 120 सेंटीमीटर दूर चाकू की धार पर संतुलित होती है। उसी सिरे ए पर 100 ग्राम का भार रखने पर छड़ अपने केंद्र पर संतुलित हो जाती है, तो छड़ का भार ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कोई ए बी एक सिरा है और ए से जो डिस्टेंस है, देखिए ए से जो हमारी डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर की दूरी पर, 120 सेंटीमीटर की दूरी पर धारा पर संतुलित होती है। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर दूरी पर धारा पर संतुलित होती है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एक कितना डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर, है ना। उसी सिरे पर 1 ग्राम का, यानी उसी सिरे पर 100 ग्राम का, यानी ए सिरे पे कितने 100 ग्राम का, ये हमारा ये 100 ग्राम, ठीक है। ए सिरे पर हमारा 100 ग्राम का भार रखने पर छड़ अपने केंद्र पर क्या होता है? संतुलित हो जाता है। क्या होता है? संतुलित हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा सी जो है, यहाँ पे जो सी है, इस पे वेट मान लीजिए W है, तो छड़ का भार ज्ञात कीजिए। तो इसका वेट W, इन दोनों के बीच यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है 20 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो इसका डिस्टेंस है कितना? फ्रेंड्स इसमें इस क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन को हम गलत करते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन को गलत करते हैं क्योंकि यहाँ सॉल्व करने में क्वेश्चन को हम देखेंगे फिर उसके बाद करवाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें इसको हम अगली वीडियो में बता देंगे आप लोग, ठीक है। यांत्रिक लाभ MA यानी मैकेनिकल एडवांटेज भार L और बल E में क्या संबंध है? तो बल ई में यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? यांत्रिक लाभ MA बराबर होता है भार बटा आयास, और L बराबर हो जाएगा L बराबर MA इंटू E हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 5 यूनिट, देखिए ये क्वेश्चंस आप लगाइएगा। 5 यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है। प्रयत्न और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी क्रमशः 50 और 20 यूनिट है, तो इस मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए। हम 3 क्वेश्चंस कराए हैं, तीनों को 2 क्वेश्चंस कराए हैं, दोनों क्वेश्चन को समझ करके 17 नंबर क्वेश्चंस आप करिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये देख लीजिए, 18वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। चिमटा होता है आपका, स्टेपलर भी होता है, हाकी भी होती है, बट एक पहिए वाला ठेला नहीं होता। एक पहिए वाला ठेला देखें फ्रेंड्स, एक पहिए वाला ठेला में जो आपका होता है ऐसे होता है, और इसके बाद ये बीच में जो होता है ना, बीच में आपका लोड काम करेगा, उसमें बीच में लोड होता है, बीच में सामान रखते हैं, ये आपका हाथ होता है, इसको पकड़ते हैं और ये पहिया लगा होता है इस पर, है ना, इस पर वेट होता है, तो बीच में वेट होता है। तो जहाँ बीच में वेट होता है वहाँ द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हो जाएंगे। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, एक पहिए का ठेला, ठीक है। चलिए उत्तोलक को में बीम को पकड़ने के लिए बियरिंग या अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो देखिए उपकरणों को पकड़ने के लिए बीम या बियरिंग की किस में आवश्यकता होती है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के लिए। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करेंगे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तृतीय श्रेणी, क्योंकि ये पीवेट होती है, तृतीय श्रेणी में ये क्या होती है? पीवेट होता है, ठीक है। हमारा जो स्टेपलर है फ्रेंड्स, 1 मिनट दिखाता, हमारा जो स्टेपलर्स है ना, हमारा जो स्टेपलर्स है ये भी कैसा है? ये जो स्टेपलर है ना, ये भी स्टेपलर है। स्टेपलर हमने बताया था कैसा है? ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। क्यों तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे, यहाँ पे जो है फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट। भाई स्टेपलर क्या है हमारा? यहाँ पे फिक्स पॉइंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ फिक्स पॉइंट है, और यहाँ जब फिक्स पॉइंट है हमारा प्रयास कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा, और वेट कहाँ लगेगा हमारा? इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे, है ना। जो है हमारा जो है, हमने क्या बताया था आपको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कैसे समझाएं आपको? यहाँ जो हम कह रहे हैं, जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में हमने क्या बताया था, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट है। ये जो फिक्स पॉइंट हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे द इफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फलक्रम। यहाँ लोड है ना, लोड और इफर्ट हमारा बीच में,
बीच में इफर्ट हमने लगाया, यहाँ लोड रखा और यहाँ पे हो गया हमारा फलक्रम। क्लियर? तो यहाँ पे और द्वितीय श्रेणी में भी, अब सुनिए, द्वितीय श्रेणी में भी यहाँ एंड पॉइंट फिक्स होता है, बट यहाँ लोड यहाँ लग जाएगा, लोड यहाँ ना लग करके लोड क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आएगा स्टेपलर क्या है, आप लोग बताइएगा। स्टेपलर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। किसका है? तृतीय श्रेणी का। चलिए 20वां नंबर देख लीजिए, 20 नंबर और क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तख्ते के सिरे पर 30 केजी तथा 20 केजी भार के 2 बालक बैठे हैं और तख्ता क्षैतिज है। यदि क्षैतिज की लंबाई 5 मीटर है तो 30 केजी वाला बालक की आलम की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ जो हमारा दिया हुआ है, एक हमारा कोई रॉड है, सी बिंदु पर हमने फिक्स कर दिया और एक तख्ते के सिरे पर 30 केजी का बालक बैठा है, एक पे हमारा 20 केजी का बालक बैठा है। क्लियर हो रही बात? इन दोनों की डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। पूछ रहा है 30 केजी वाले बालक के अलम की दूरी। तो 30 केजी वाले बालक के अलम की दूरी मान लीजिए x है। जब ये x हो जाएगा तो ये 5 - x हो जाएगा। अब वहीं बल आघूर्ण के सिद्धांत से कर दीजिए 30 इंटू इनकी 20 की दूरी, 30 गुणा x बराबर, इसके बाद 20 गुणे 5 - x इनकी 20 की दूरी और 30x बराबर 100 माइनस 20x, इसको 50x कर लेंगे, इधर आएगा तो 22 बराबर 100 हो जाएगा। तो x बराबर 100/50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100/50। यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 मीटर आ जाएगा। 2 मीटर। तो 2 मीटर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी? 2 मीटर डिस्टेंस। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? क्लियर? चलिए, हम बोले थे 20 क्वेश्चन करने के, 21वां क्वेश्चन भी कर लीजिए, वैसे ही है। अंतरिक्ष में 2 उल्का पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः 7 केजी तथा 9 केजी हैं। यदि वे एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर हैं तो उनका द्रव्यमान केंद्र 9 केजी वाले पिंड से कितना दूर होगा। तो क्या हुआ, एक डायग्राम दिया है, एक बिंदु हमने यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है 9 केजी से पूछ रहा है, तो 9 केजी से इसका जो डिस्टेंस हम x मीटर मान लेंगे और यहाँ जो 7 केजी वाला है, तो जब पूरा डिस्टेंस हमारा 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 8 - x हो जाएगा। तो बल आघूर्ण के सिद्धांत से हम क्या कर देंगे? इक्वल। क्लॉकवाइज को ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, इसको क्या कर देंगे? आपस में इक्वल। तो 7 गुणे 8 - x बराबर 9x। तो 56, 7 बटा 56 माइनस 7x बराबर 9x। तो 56 बराबर 7 को इधर ले आएंगे तो 16x, तो 16x बराबर 56, तो x बराबर 56/16, तो x बराबर 3.5 मीटर। इधर राइट आंसर। क्लियर हुआ बात? तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा सिंपल लीवर एंड सिंपल मशीन का क्वेश्चंस। आप क्या करिएगा? आप इसको रिवीजन करिए, ठीक है। आप इसको क्या करिए? रिवीजन करिए, ठीक है। दबा कर रिवीजन करिए फ्रेंड्स। उसके बाद एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को, सभी को, ठीक है। और हमारे चैनल को ऐसे प्यार भरा हमेशा प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और कोई त्रुटि होती है फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट बता दिए, सर यहाँ त्रुटि हो रही है, क्वेश्चन ऐसे है, तो मैं अगले वीडियो में उसको सुधार करके फिर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों का शेयर करें एंड मेरा 1K सब्सक्राइब जल्दी पूरा करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।